CBSE Class 10 Social Science Revision Notes History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. स्टूडेंट्स, इन नोट्स को आप पढ़ें और पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा. In 1848, Frederic Sariou, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. Artists of the time of the French Revolution personified liberty as a फीमेल फिगर, और उन्होंने जो फ्रांसी क्रांति थी उसको जो है फीमेल फिगर का नाम दिया. थर्ड, अकॉर्डिंग टू सॉरियू यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. यानी कि प्रत्येक देश का अलग ध्वज होगा और अलग झंडा होगा और अलग कॉस्ट्यूम होगी. इस तरह से उन्होंने इसको सिंबॉलिक चीज़ें बनाई. और दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशू विजुलाइज्ड बाय फ्रेडरिक सारियू. सारियू ने जो भी आदर्शवाद की चीज़ें रखी थी उन्हीं को लेकर यूरोप में परिवर्तन भी हुए, और इस पाठ में भी हम उन्हीं की चर्चा करेंगे. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह टॉपिक है स्टूडेंट्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. कि नेशनलिज्म क्या है. नेशनलिज्म एक आइडिया है, और आइडिया नेशनलिज्म में क्या आइडिया है कि आप अपने देश की जो बॉर्डर लाइन है उसके अंदर पूरे देश को एक ही यूनिट के रूप में देखना जब स्टार्ट कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेशनलिज्म. द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुई थी, इसका फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. और इसमें हुआ क्या था. सेकंड, the political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution. राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन आए, led to transfer of sovereignty, जवाबदेही जो है from the monarchy to the body of French citizen. यानी कि sovereignty जो है निर्णय लेने का अधिकार वह राजाओं से लेकर फ्रांस के लोगों के पास आ गया. The ideas of La Patrie and Le Citoyen emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. यानी कि संविधान के तहत सबको बराबर अधिकार मिले. इस तरह से नेशनल असेंबली का भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया. 6 पॉइंट में द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड that it was the mission of the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. Despotism होता है तानाशाही, जब एक ही व्यक्ति का शासन चले. जैसे 1789 से पहले लुई 16 का डेस्पोटिज्म जो है फ्रांस में चल रहा था. और फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि students and other members of educated family classes began setting up Jacobin Club. और जैकोबिन क्लब का कार्य क्या था कि दूसरे देशों में जहाँ भी फ्रांस की आइडियोलॉजी जा रही थी उनको जो है फ्रांस के अधिकार में लाना और उसके फायदे बताना कि क्रांति के बाद जो परिवर्तन हुई थी. उनकी एक्टिविटी क्या थी. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे ऑफ द फ्रेंच आर्मीज moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790. 1790 तक जो है उनकी सेनाएं इन देशों में गई और जैकोबिन क्लब्स ने इनको सेना के लिए रास्ते तैयार करना शुरू किया. और द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 11वां पॉइंट, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड. नेपोलियन कोड के नाम से जानी जाती है. डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के अधिकार पर सारी सुविधाएं मिलेंगी. एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी. नेक्स्ट 12, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. नेपोलियन ने 1804 की कोड में किया क्या. एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीसेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज. उसने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया. बहुत सारे प्रशासनिक जो है उसमें सुधार हुए. 13 पॉइंट में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड. 14 में सबसे ज़्यादा सुधार बिजनेसमैन के लिए हुआ.
businessmen and small scale producers of goods in particular begin to realize that uniform laws, पहले हर एक शहर में अलग अलग कानून थे, स्टैंडर्डाइज वेट्स और अलग अलग वेट थे, कहीं मान लो कि 1 किलो में कहीं 800 ग्राम है, कहीं 900 ग्राम है, कहीं 600, तो वहाँ एक ही सिस्टम, मान लो कि 1000 वाला सिस्टम वहाँ लागू कर दिया गया। एंड मेजर्स एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट, और पूरे देश में एक ही मुद्रा जो है चलने लगी, द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अदर। In many places such as Holland, Switzerland, Brazil, Brussels, and Milan, Warsaw, French armies were welcomed as harbingers of liberty, यानी कि स्वतंत्रता के अग्रदूत की तरह फ्रांस की आर्मी का नेपोलियन के नेतृत्व में स्वागत किया इन देशों में इन लोगों ने जो है। नेक्स्ट 16 पॉइंट में है स्टूडेंट्स, इंक्रीज टैक्सेशन। जैसे जैसे नेपोलियन का साम्राज्य फैला तो कुछ ना कुछ तो खामियां आनी थी। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, प्रतिबंध बढ़ाया, फोर्स्ड जो है कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कनक्यर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और सेना में भर्ती जबरदस्ती की जाने लगी। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और ये जो है उसके लिए जो माइनस पॉइंट बने नेपोलियन के लिए। और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे ही फ्रांस की सेना ने बाकी यूरोप पर कब्जा करना शुरू किया तो बाकी देशों ने भी कुछ सोचा। क्या सोचा? 1. जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। जर्मनी, इटली और ये छोटे छोटे से कैंटन्स में बटे हुए थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। उनमें कोई सामान्य संस्कृति या कॉमन कल्चर नहीं दिखाई दे रहा था। और ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी, और हैब्सबर्ग एम्पायर का ऑस्ट्रिया में शासन था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आगे आप नेशनलिज्म कैसे यूरोप में आया 6 पॉइंट में है। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन अलायंस टू द एम्परर। नेक्स्ट है राइज ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जब यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था रशियन और फ्रांस क्रांति के बाद, तो अरिस्टोक्रेसी, एक शाही तंत्र, एक अफसरों का एक वर्ग, कुलीन वर्ग जो है नोबल्स का और मिडिल क्लास का बनने लगा। उससे जो राष्ट्रवाद की धारणा मजबूत हुई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है कि सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जो जागरूक लोग थे, ठीक है, वो शाही तंत्र का हिस्सा बने। द मेंबर्स ऑफ द क्लास वर कॉमन बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ डेट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, और सबका जो रहन सहन एक जैसा हो गया, तो उससे जो रीजनल क्षेत्र के डिवीजन थे वो कम हुए। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। Fourth point है students, the powerful aristocracy was however numerically a small group. The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. यानी कि एक जो वाणिज्य कॉमर्स ट्रेडर्स का एक ग्रुप जो है बनने लगा, जो प्रोडक्शन का जो है बहुत सारा हिस्सा संभालते थे। नेक्स्ट है 5. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 1750 के आसपास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण शुरू हुआ, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और बाकी यूरोप में 19th सेंचुरी में। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, नए नए इंस्टीट्यूशंस, नए नए ग्रुप्स जो है एग्जिस्टेंस में आए। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, इसमें सारे शामिल थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि नेशनलिज्म में भी लिबरल उदारता आ गई थी, खुलापन आ गया था। क्या था? इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। द लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम लैटिन लिबर मीनिंग फ्री, लिबर का मतलब होता है आजाद। थर्ड पॉइंट में आप पढ़ रहे हैं, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म का जो मीनिंग हम आपको बताएं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी बराबरी। इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट,
कि सहमति से सरकार बने। 6 पॉइंट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, द राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड was जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन, और कानून का अधिकार दिया गया जिनके पास संपत्ति थी, और कानून का अधिकार संपत्तियों वालों को दिया, वुमेन को नहीं दिया। तो 8 पॉइंट में आप देख रहे हैं कि दैट इज वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, और उन्होंने भी इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए जो है आंदोलन शुरू कर दिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 10, ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फॉर हैम्बर्ग टू निम्बर्ग टू सेल गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। देखो इसमें उसने 11 कस्टम बैरियर्स पे टैक्स दिया एंड पे ए कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% अबाउट ईच वन। इतनी ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन थी, इतनी ज़्यादा डिवीजन थी, यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं थी। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल्स to economic exchanges and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods। यानी कि बिजनेसमैन चाहते थे कि कहीं भी ऑब्स्टिकल ना हो, हिंडरेंस ना हो, कहीं भी स्टॉपेज ना हो, कहीं भी बाधा ना हो, एक फ्री इकोनॉमिक जोन होना चाहिए। इस तरह से हम आते हैं कि न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850। आफ्टर 1815 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेपोलियन का जो इस समय डिक्लाइन हो गया था, पतन हो गया था, और 1815 के बाद 1789 से 1815 तक का जो ईरा रहा उसमें बहुत सारे लिबरलिज्म आए, डेमोक्रेसी आई यूरोप में, परंतु फिर जो कुछ लोगों का जो समूह था, इतनी जल्दी बदलने वाले लोग नहीं थे, उनको कंजर्वेटिव्स कहा गया। उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म की जगह दोबारा से मोनेर्किज्म आना चाहिए। फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन के शासन में जो कमी रही, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। परंतु उसमें ऐसा भी नहीं था कि 1789 से पहले का ही सब कुछ आ जाए, कुछ सुधार के साथ। That modernization could in fact strengthen traditional institution like monarchy। Next है a modern army and efficient bureaucracy। यानी कि क्या हो, वो चाहते थे कि मॉडर्न आर्मी हो, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अफसर एफिशिएंट हो, ए डायनामिक इकोनॉमी हो, इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो कर रही हो, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, और जो पुराने सामंतवाद के सिस्टम थे और सर्फडम थे वो हटाए जाए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये कौन थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था? हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, और ये कहाँ मिले थे? मेट एट वियना टू ड्रा अप ए सेटलमेंट ऑफ यूरोप। वियना में क्या हुआ था? वियना के जो रिजल्ट्स थे 6 पॉइंट में, द बुर्बो डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power। लुई 16 का जो वंश था वो दोबारा से फ्रांस में सत्ता में आया। किसके तहत? ये 1850 की वियना ट्रीटी के रिजल्ट्स थी। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन के अंडर जो भी फ्रांस में राज्य जुड़े थे, देश जुड़े थे, उनको अलग कर दिया गया। 7 है जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैज बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। और जर्मन कन्फेडरेशन जिसमें 39 स्टेट थे उसको अनटच छोड़ा गया, जर्मन के साथ अच्छा नहीं हुआ। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। जो ऑटोक्रेट स्वेच्छाचारी थे, जो अपना ही भला चाहते थे, had sought to curb activities, question the legitimacy of the autocratic government। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेवोल्यूशनरी। ये रेवोल्यूशनरी कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे? क्योंकि समाज में जब नेशनलिज्म आता तो बहुत बड़े जो है स्तर पर बदलाव आता है। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के बाद जो लिबरल जो क्रांतिकारी थे वो अंडरग्राउंड हो गए। रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मींट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनेरिकियल, यानी कि जो रिवोल्यूशनरी से उनका उद्देश्य क्या था? मोनेरिकियल फॉर्म्स एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी के लिए और स्वतंत्रता के लिए लड़ना, और जो मोनेरिकल था, राजतंत्र था, उसका विरोध करना। और इसमें मैजिनी का नाम आता है थर्ड पॉइंट में। मैजिनी बोर्न इन जेनोवा इन 1807, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी। ये इंपॉर्टेंट है, मैजिनी ने कार्बनरी बनाई। कब बनाई? उसका 1807 में जन्म हुआ था, और दैट इज ही वाज सेंट इनटू एक्साइल 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगेरिया, और उसको भी देश निकाला दे दिया गया था। मैजिनी बिलीव दैट द गॉड
and that God had intended नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि राष्ट्र बने और मानवता की सच्ची पहचान यही है। ठीक है। और जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप, वहां पे सीक्रेट सोसाइटीज जो है उनका गठन हुआ। स्टूडेंट, द मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, अपने आप को आशिया का भाग्य विधाता कहता था। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो डेमोक्रेसी है वो तो सारी सामाजिक व्यवस्था को भंग कर देगी। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि 1830 से लेकर 1815 के 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ, इस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए। As conservative regimes try to consolidate their power, conservatives जो डेमोक्रेसी लिबरलिज्म नहीं चाहते थे, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. Next, when the France sneezes, जब फ्रांस छींकता है, Metternich once remarked, मेटरनिक ने कहा था कि द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, और पूरे जो है यूरोप को जो है जुकाम हो जाता है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ने भी नेशनलिज्म का बहुत बढ़ावा दिया। ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, और 15 यानी कि 300 सालों से जो ग्रीक है वो ऑटोमन साम्राज्य का ही भाग था। Greek living in exile and also from many West Europeans who had sympathizes for ancient Greek जो है कल्चर, और ग्रीक कल्चर के प्रति जो यूरोप में सहानुभूति थी। ग्रीक कल्चर कौन सा? सिकंदर, अलेक्जेंडर के टाइम का। फिर द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ऐसा नहीं हुआ कि नेताओं ने ही, सेना ने ही राष्ट्रवाद का काम किया। बहुत सारे लोगों ने, जो गीतकार थे, सिंगर थे, जो हिस्टोरियन थे, जो लिटरेचर लिखते थे, उन्होंने भी अपना काम किया है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक help express and shape nationalist feeling. Or let us look at Romanticism, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist movement. Romanivad आया। Romantic artists and poetic generally criticize the glorification of reason and science, focus instead on emotions. वो कहते थे कि भावनाएं भी हैं, institutions ही हैं, mystical feelings भी हैं, उनको भी महत्व मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, इनको मोटिवेशन दिया गया। नेक्स्ट है 6 में नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस, म्यूजिक और लैंग्वेजेस के जरिए। और नेक्स्ट 7 पॉइंट में कारोल कुरपेंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल्स थ्रू देयर ओपरेज, ओपरा म्यूजिक के जरिए, ओपरास एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका इंटू नेशनल सिंबल्स। और उन्होंने अपने गानों के माध्यम से, जैसे इंडिया में वंदे मातरम जो है गीत बन चुका था आज़ादी के संघर्ष में, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे कि नेशनल सेंटिमेंट्स क्या हैं और इसका रिजल्ट क्या है। एज ए रिजल्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स, जो इस तरह के काम कर रहे थे लोग, जो संगीत के माध्यम से, वर पुट इन जेल, उनको जेल भेज दिया गया, एंड सेंट टू साइबेरिया। और साइबेरिया इज ए पार्ट ऑफ रशिया, जो बर्फ से जमा रहता है सारे दिन, बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 were years of great economic hardships in Europe. The first half of 19th century was an enormous increase in population due to industrialization. In most countries, there were more seeker of jobs than employment. जॉब चाहने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि गांव में जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था प्रोडक्शन का, वह नष्ट हो चुका था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन एन ओवर क्राउडेड स्लम, और
वो गांव छोड़ के शहर आए काम की तलाश में, क्योंकि गांव का सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण टूट चुका था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन of Paris put on the roads. National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed their right to work. नेशनल असेंबली ने भी मताधिकार दी दिया 21 वर्ष से ऊपर और कहा कि हम आपके काम की गारंटी लेते हैं। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles. इस तरह से जो है काम हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, द फ्रेंच 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ने फिर क्रांति करना शुरू किया। बहुत सालों तक लिबरल्स को दबाया गया, परंतु उसमें इतनी सारी हार्डशिप्स के बाद जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट and starving peasants and workers in many European countries in the 1848. A revolution led by the educated middle class was under way. और इस revolution का नेतृत्व कौन कर रहा था? Educated middle classes. Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. Next, they drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy subject to a parliament, कि भाई monarchy की जगह parliament ले आओ। ठीक है, इस तरह के विलियम फोर किंग ऑफ पर्सिया रिजेक्टेड इट। उसने कहा नो 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 नो, पार्लियामेंट नहीं आएगी, एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स, और वो दूसरे राजाओं से मिल गया टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। व्हाइल द ऑपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और पार्लियामेंट की जो धारणा थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो इसी तरह से 9 पॉइंट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि मोनार्क्स वर बिगिनिंग to realize that the cycles if revolution and repression could be ended by granting concession to the liberal nationalist जो है revolutions. Monarchs were beginning to realize, उनको आभास हो गया था कि उनको कुछ ना कुछ तो सुविधाएं देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब स्टूडेंट, जर्मनी कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Next, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. Third point है, nationalist feelings were widespread among the middle class Germans. वहाँ भी ऐसा ही हुआ जर्मनी में। Fourth point में आप देख रहे हैं कि this liberal initiative of a nation building was, however, repressed by combined forces of the monarchy and a military supported by the large landowners of Persia. Persia took on leadership of movement. पर्सिया जो जर्मनी बहुत बड़ा हिस्सा था, उसने जो है यूनिफिकेशन ऑफ इसकी जर्मनी की बात की। 3 wars overseen years with Austria, Denmark, France ended in Persian victory. यानी कि ऑस्ट्रिया डेनमार्क के साथ उन्होंने लड़ाई जीती फ्रांस के साथ। Completed the process of unification. क्योंकि आपको पता है कि 1815 में क्या हुआ था जर्मनी के साथ, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को हुआ था। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। इस तरह से इटली यूनिफाइड की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। और इटली में किसका शासन था? हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। इटली वॉज डिवाइडेड इन to how many states? 7 states. Italian language had not acquired. रोम को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता था। Italian language had not acquired one common from still and many regional and local जो variation. Mazzini फिर आगे बीच में had sought to put together a coherent program for unitary Italian republic. और Mazzini ने जो है इटली की जो है यूनिफिकेशन का जो बीड़ा उठाया। यंग इटली फॉर द डिसमेंटेशन ऑफ हिज गोल्स, यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया उसने। और फिर है 7 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेल्योर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 31 and 48 मीन दैट अ मेंटल नाउ फेल ऑन सर्डिनिया पीडामेंट अंडर इट्स रूलर विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स ऑफ फार। और विक्टर इमैनुअल ने जो है इसको एक कर दिया,
सर्डिनिया पीडामेंट को मिलाकर। इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। और स्टूडेंट्स चेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन शांत था उस समय भी। ब्रिटेन में क्या हुआ देखो, द मॉडल ऑफ द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन में शांति थी, उनका कि ब्रिटेन एक राष्ट्र है इसलिए वहाँ जो है ज़्यादा प्रोग्रेस है। British flag, national anthem, the language were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners of this union. इस तरह से हमने यूरोप में इंग्लैंड की बात की। और जो है स्टूडेंट्स विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन दिख भी रहा था आइडियाज में। While it was easy enough to represent a ruler through a portrait or statue. In other words, they represented a country as if it was a person. देश को जैसे कहा ना पितृ पुरुष फ्रांस में, जैसे इंडिया में भारत माता कहा गया, तो एलोग्री और जर्मनिया का भी प्रतीक जो है बनाया जाने लगा। जर्मनी की जर्मीनिया के 3 तस्वीर, कभी वो तलवार लेके, कभी इस तरह से। तो इस तरह से जो है एलोग्री रूपक भी जो है बनाए गए। इन सब की जानकारी आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उसका जो है मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म जो है इस तरह से चला। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देवेंद्र रोहिला, ई ट्यूटर।